पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। हमारी रिजर्व सीटों पे हम स्ट्रांग रिजर्वेशन से पेशावर हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। इसी तरह पिटीशन हम लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में भी फाइल करेंगे। हारा हुआ माइंडसेट है, उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो कर। सवाल कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कि जो आपका मैंडेट 2018 में था तकरीबन आज भी वही है, आपके इसी मैंडेट के साथ उस वक्त का इलेक्शन क्यों धांधली था और आज का इलेक्शन क्यों धांधली नहीं है। और यही सवाल तहरीक इंसाफ से भी करता हूँ कि आपका भी तकरीबन वही मैंडेट है, कुछ ऊपर नीचे, उस वक्त धांधली क्यों नहीं थी और आज धांधली क्यों है। यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ साहब की सीट है। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं, 1 लगा दिया, 1378 बन गए। मुझे नहीं पता कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को क्यों इतनी हेल्प चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने भुट्टो साहब की फांसी के 44 साल बाद एक ऐसा तारीखी फैसला किया जिससे पाकिस्तान की तारीख को तब्दील करके रख दिया। आज 9 रुकनी बेंच ने डिक्लेयर किया कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ फेयर ट्रायल नहीं हुआ था। अब एक माजी का बाब खुला है और उससे ज़ाहिर माजी को ठीक किया जा रहा है और इसका अफेक्ट यकीनन आज के दिन पे और आने वाले दिन पे भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो आज के दिन इश्यूज हो रहे हैं, इन इश्यूज को कौन एड्रेस करेगा। आपने माजी 44 साल पहले चैप्टर खोला, आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये फैसला कर दिया, आपने पूरे पाकिस्तान का दिल विन कर लिया, आपने इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो आज फॉर्म 45 लेके लोग फिर रहे हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें 2-2 फॉर्म 45 दिखाए जा रहे हैं और उनके अंदर बताया जा रहा है कि ये फोर्जरी है, ये फोर्जरी है। और ये भी अब जाहिर है हाई कोर्ट्स के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स के अंदर इशू चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चलेंगे। तो आज का जो चैप्टर है उसको किसने खोलना है और आज का फैसला किसने करना है, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और आज पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस सीटों के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। गो ये स्टे ऑर्डर सिर्फ एक दिन के लिए है, लेकिन ये पहला स्टे ऑर्डर है मखसूस सीटों के खिलाफ। अगर पंजाब के अंदर भी इस किस्म का स्टे जारी हो जाता है, सिंध के अंदर भी जारी हो जाता है और वफाक के अंदर भी अगर इस किस्म का स्टे ऑर्डर आ जाता है, तो फिर ये सिस्टम कहां पे स्टैंड करेगा, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं नाज बलोच साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। शुएब शाहीन साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे में कहा जाता है, लेकिन मैं इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर भी समझता हूं और उनके उम्मीदवार भी थे। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शुएब शाहीन साहब, आपकी तरफ आना है। ये फरमाइएगा सर, ये आपके पास लीगल फोरम्स हैं, आपके पास ट्रिब्यूनल्स हैं, जब आपके पास हाई कोर्ट्स हैं, जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये 45 लहराने की क्या जरूरत है? वहां जाए आप। मैं आपको, चूंकि रोज एक नया पंगा और कटा खुलता है ना, तो जो कल कटा खुला ईसीपी ने 14 दिन के अंदर वो देने के पाबंद हैं। 14 दिन के बाद उनका इलीगलिटी एंड क्रिमिनलिटी शुरू हो जाएगी अगर उन्हें नहीं दिया। हालांकि उसके ऊपर मैंने पिटीशन फाइल की जो कि आज फिक्स थी और हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिए। अब मैंने उसको इलेक्शन कमीशन को आज से 1 हफ्ता पहले एप्लीकेशन लेटर भी दिखा कि जनाब आप पाबंद हैं इसको देने के। जो नया कट्टा कल खुला है, वो अगर 14 दिन पहले कर देते आपको बड़ी तकलीफ होती है कि वक्त पे क्यों कर दिया? नहीं, ये ना होती, कम से कम हमारे वो जो फोर्जरी जो कल साबित हुई है वो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से पहले जो उनको जो टाइम मिला है इस दौरान टेम्परिंग करने का, मैंने उसमें लिख के दिया है इलेक्शन कमीशन को। क्या है इसके अंदर? अच्छा, मैं आपको मुझे 1 मिनट सिर्फ दे दें। यूनियन मेरा NA47 नंबर 1 पोलिंग स्टेशन, मैं तफसील में पढ़े बगैर, नंबर 1 पोलिंग स्टेशन नो चेंज, ये मेहरबानी की उन्होंने। नंबर 2 पोलिंग स्टेशन मेरे वोट हैं जो एक्चुअल फॉर्म 45 जो मेरे पास भी हैं, वही तारिक फजल के पास भी हैं, वही मुस्तफा खोकर के पास है, वही जमात इस्लामी के पास है, वही TLP के पास है, अनटेम्पर्ड जो हमारे पास है। उसके मुताबिक है 170 मेरे वोट, 97 तारिक फजल के वोट, लिहाजा डिफरेंस था 73 वोट में आगे था। टेम्पर्ड कर क्या किया, मेरे कर दिए हैं 78, 170 से 78, यानी एक उड़ा दिया उसको। एक उड़ा दिया, वो कैसे नहीं, एक नहीं उड़ाया। कैसे उड़ाया उन्होंने? 78, हाँ, एक नहीं उड़ाया, 170 से 78 कर दिया। अच्छा, ठीक है, 78 कर दिया। ठीक ठीक। तारिक फजल के 97 से आगे 2 लगा दिया, 297 उसका हो गया। लिहाजा जो मैथमेटिक्स है ना सर जी, जो मेरे से आ रहा वो टेम्परिंग की ना। अच्छा, नहीं नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, 2 लगने से कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अच्छा, वो उसको मुझे इसमें हरा दिया 219 वोटों से,
अब आगे चलें, दूसरा ये यूनियन पोलिंग स्टेशन नंबर 3 254 है मेरे, 152 पूरा खाता लेके आए आप? 152 है उसके, बिल्कुल, ये मेरे पास फॉर्म भी है। अच्छा, उसमें मैं 102 वोटों से जीत रहा हूं। अब उसमें उन्होंने क्या किया, अजीब बात है, 152 कर दिए मेरे 254 से, और उसके कर दिए 254, यानी उलट कर दिया। जो उसका वोट था वो मेरे खाते में डाल दिया, जो मेरा वोट था उसके खाते में डाल दिया। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने लायक है? लायक तो बड़ी है, सिर्फ इतना टेम्परिंग की, मेरा वोट उसके खाते में, उसका वोट मेरे खाते में, और वोट क्या कर दिया, मैं 102 से जीता हुआ, 102 से मुझे हरा दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर वही रखे। अब आ जाए पोलिंग स्टेशन नंबर 4 को कोई चेंज नहीं किया, नो चेंज। अब आते हैं 5 नंबर पे। 4 पे वो जीत रहे होंगे? नहीं, मैं जीत रहा हूं, 86 वोटों से जीत रहा हूं, उन्हें एस्टेज रहने दिया। 5 में जनाब 220 वोट है मेरे, 128 है मुखालिफ के, 92 वोट से मैं जीत रहा हूं। यहां क्या करते हैं, 120 मेरे कर देते हैं, 2 को 1 कर देते हैं, जो 128 था उसको 358 कर देते हैं टेम्परिंग करके, 238 से उसको जिता दिया। अब अगला है 6 नंबर पे पोलिंग स्टेशन, 165 मेरे, 98 मेरे ओपोनेंट के, 67 वोटों से मैं जीत। ये नहीं आप ये कह रहे हैं कि हर जगह पे धांधली हुई है और आपके फॉर्म 45 को तब्दील किया गया? मुझे इसको उलट कर दिया। अच्छा, वापस आता हूं एक से के पास मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं, बस आधा मिनट। ये 6 नंबर को उलट कर दिया, 7 नंबर को एग्जैक्टली उलट कर दिया, 8 वाले को टेम्पर कर दिया, 9th वाले को भी टेम्पर कर दिया, और उसमें यानी मसलन इसमें जो मैं जीता हुआ था 359 मेरे वोट हैं, 163 उसके हैं, मैं 196 से जीता हुआ। उन्होंने क्या किया, 189 मेरे कर दिए, ठीक हो, और उसके कर दिए 563, और उस लिहाज से 374 से जिता दिया। और बहुत सारे ऐसे हैं जहां सिर्फ एक बात करके, जहां मसलन 1300 वोट है ना, तो 1339 वोट है एक हल्के में, 1338 वोट पोल हो गए। दो ऐसी टेम्परिंग की, सिर्फ एक वोट रिजेक्ट कर दिया, एक वोट जो है ना, एक बंदा है जिसने वोट नहीं दिया। अच्छी बात, लोगों ने 99.9% जो है वो उसकी। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन ने 26 दिन बाद ये फॉर्म 45 अपलोड किए हैं, एक तो, और अब डिलीट कर दिया, एक्सेसिबल नहीं है अभी, अब नहीं है, अब नहीं, टाइम पे निकाल लिए। अब इतने ज्यादा टाइम लगाने के बावजूद इतने ज्यादा उसके अंदर फ्लॉज हैं कि वो नजर आ रहे हैं, अंधों को भी नजर आ रहे हैं। अलीम आदिल शेख साहब जो हैं, उनका जो फॉर्म 45 है, बाकायदा इंक रिमूवर उसके निशान नजर आ रहे हैं। ओन चौधरी साहब जो हैं, वहां पे वोट पड़ गए एक हल्के में 755, और टोटल वोट वहां पे 732 है। तो जब इस किस्म के लकूनास होंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे फिर। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी एक छोटी प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक बड़े प्रॉब्लम के अंदर एक प्रॉब्लम है जो कि एग्जिस्ट करती है। छोटी प्रॉब्लम से गवर्नमेंट बन गई है। बिल्कुल, मैं वो बड़ी फिर इसी तरह ही होती है ना। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये मैं अपना फॉर्म 45 लेके आया हूँ 2018 का, ठीक है। ये देख लें, ये मेरे 706 वोट को 106 कर दिया, ये लिखा हुआ है क्लियरली, 700 को 106 का ओवर राइटिंग से, और आरिफ अलवी साहब के 36 वोटों को 436 कर दिया। ये मैं ट्वीट भी की हुई, आप देख लो, मेरे पास सारे पड़े हुए। तो जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं, आप चाह रहे हैं शोएब शाहीन साहब, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि साहब गुजरे, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि शोएब साहब, आपका अगर गुर्दा खराब है तो उनका भी जरूर नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि शोएब साहब को कोई भी तकलीफ पहुंचे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो खाली 2024 में नहीं था, ये 2018 में भी था। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अपने सारे फॉर्म 45 दे देता हूँ, उस दिन की आपको खबर भी निकाल के दूंगा। गिजरी के नाले से मेरे आपके साथ ज्यादती हुई, उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया था, आज इनके साथ ज्यादती हो रही है, इसमें भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो आपके साथ सलूक है इनके साथ नहीं। वो जो बड़ी प्रॉब्लम की मैं उस पर आ जाता हूँ। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर सियासतदान आपस में बैठ के मसाइल का हल नहीं करेंगे ना, तो फिर ये होगा, ठीक हो। ये बुनियादी मैंने आपको बात बता दी। सही है। नाज भाई साहब, देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, और वो भी इलेक्शन से स्टार्ट हुआ था सिलसिला। आपको पता होगा कि इलेक्शन से भुट्टो साहब ने करवाए थे, उसके अंदर धांधली हुई, फिर उसके बाद एक मार्शल लगा, मार्शल लगने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो शुरू होते हैं इलेक्शन से। अगर आप इलेक्शन का सिस्टम ठीक कर लें तो इस किस्म के क्राइसिस आएंगे नहीं कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए हैं जो फैसले में, तो ये 4.5 दहाइयों तक मैं समझती हूँ पूरी कौम मुंतज़िर थी कि ये जो जुल्म की दास्तान है, जो चिल्ला चिल्ला के पुकार रही थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और ख़ुद
उस बेंच के जजेस ने जिन्होंने फैसला दिया, उन्होंने बाद में अपनी जिंदगी के एक हिस्से में आकर ये एडमिट किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का जुडिशियल मर्डर हुआ था। और लेकिन रेफरेंस आप लोगों ने भी लेट फाइल किया था 2011 में, उससे पहले 2 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आ चुकी, तो आप कर सकते थे उस वक्त। जी बिल्कुल, लेकिन जब फाइल किया और उसके बाद भी हमें कई सालों तक हम इंतजार 13 साल तक करते रहे। एक नस्ल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद अब उनके जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के नवासे ने जाके जिस तरह इस केस को फाइट किया और वहां पे अदालत में जाकर इंसाफ के मुतलाशी रहे, तो मैं समझती हूँ कि वो दर्द और वो घाव वो भर नहीं सकता। मेरी जो जनरेशन है, मैंने जब आंख खोली तो जुल्फिकार अली भुट्टो पहले ही शहीद हो चुके थे। हमने नहीं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने, हमारे वालिदैन ने जुल्फिकार अली भुट्टो को देखा, उस जनरेशन ने देखा। तो ये एक वो जनरेशन, एक हमारी जनरेशन और अब की जो जनरेशन है, ये लगातार 3 नस्लों से लोग जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के साथ वो लगाव, वो मोहब्बत, वो प्यार इसलिए करते हैं। जिन्होंने नहीं भी देखा वो मोहब्बत करते हैं। उसकी वजह ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की वो शख्सियत थी जिन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ओआईसी में कलीदी किरदार अदा करके मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा करने की कोशिश की। देखिं, तारीख जो है ना बड़ी जालिम है। वैसे मैं आपको सही बता, देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ ज्यादती नहीं होना चाहिए। उस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को गद्दार कहा था पब्लिकली, जलसों के अंदर रह के, बड़ी लेट। चौधरी परवेज लाई साहब और उनके वालिद चौधरी शुजात साहब, वो उन्होंने आज भी वो एक कलम रखा अपने घर में जिसके जरिए जनरल ज़ियाउल हक साहब ने फांसी की सजा दी थी उनको। उन्होंने कहा था हैंग कर दें, आपको याद होगा जो रिजेक्ट किया था। आप सही कह रहे हैं। आज वो परवेज लाई साहब उनकी पार्टी के सदर हैं और वो मियां नवाज शरीफ साहब आपके कोalition पार्टी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप बजा कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने देखें, और आज अगर आप उन तमाम लोगों से पूछेंगे तो वो अपने उन अल्फाज पे, अपने उन रवैयों पे जरूर गिल्टी फील कर रहे होंगे। आज वो शर्मिंदा होंगे उस रवैये पे, उन अल्फाजों पे जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ इस्तेमाल किए। यही तारीख वो सबक सिखाती है लोगों को। इस तारीख ने ये सिखाया लोगों को कि नफरत और हेट और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो है वो नुकसान पहुंचाती है। अच्छी बात है, आपको फिर पीटीआई के साथ बैठना चाहिए। अच्छा, मैं ये जो नफरत की दीवारें आपको गिरानी चाहिए। ये फॉर्म 45 आगे चल के किसी और लीडर को फांसी लगवा देंगे। देखिए, नफरत की दीवारें तो हम तब गिराए ना, परसों पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के जो है वो अली गौहर साहब जो इनके पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने तकरीर की और तकरीर में उन्होंने एक बात कही जो कि बहुत इंतहाई नामुनासिब थी। उन्होंने कहा कि जी ये भुट्टो साहब के नवासे हैं और इन्हें क्या पता कि भुट्टोइज्म, मतलब जिस बिलावल भुट्टो ने 18 साल और 17-18 साल की कम उम्री में अपनी वालदा को दहशत गर्दी के नतीजे में शहीद होने वाली वालदा को खुद ले जाके गड़ी खुदाबख्श तदफीन किया, जिन्होंने जिस खानदान ने सारी जिंदगी सिर्फ खुद कुर्बानियां दी हैं मुल्क में रहते हुए, उनको अगर कोई ये सवाल करेगा कि भुट्टोइज्म के बारे में उनको क्वेश्चन करेगा, जमहूरियत पे कोई क्वेश्चन करेगा, तो मेरा ख्याल है ये वो चीजें रवैये जो बदलने चाहिए। मुझे वैसे आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि देखें 2013 में आपको ऑफर हुई कि आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लेते हैं, आपने नहीं की। 2018 में इमरान खान साहब कहते रहे कि आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, इन दोनों ने नहीं की। अब दोबारा ये सब कह रहे हैं कि आए बैठे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लेते हैं, लेकिन अब भी आप नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। शुएब साहब, जब तक आप इन सब के साथ नहीं बैठेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, 2028 का इलेक्शन भी इसी तरह होगा। हो सकता है फॉर्म 45 ये या फिर ये उठा के फिर रहे हो, मसला फिर वहीं का वहीं। देखिए जो साहब, पहली बात तो ये है कि हमने तो ईवीएम सिस्टम दे दिया था ना। आप अपना सर माजी ने आगे चले सर। नहीं, माजी की बात नहीं है। आपने कहा रिफॉर्म्स नहीं की, हमने तो कर दी। हमने तो वो सिस्टम दे दिया जिसके ऊपर आपने माना नहीं, आपने सर इनको बनवाया नहीं था। आप बनवा लेते, बनवाने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, कानून बनाना था ना, हमने कानून बना दिया ये ईवीएम सिस्टम, जो इसके बगैर आपका कोई सिस्टम चल नहीं पाएगा। क्योंकि जो आप इंसानों के हाथों में देंगे, बदनीयती करने वाले लोग यही करेंगे जो फॉर्म 45 आपके सामने है। ईवीएम सिस्टम बेहतरीन सिस्टम था। मैंने खुद अपने इलेक्शन ईवीएम सिस्टम के जरिए कराए हैं। बदलना है आपने। मैंने अपने ईवीएम सिस्टम के जरिए कराए हैं, अभी हमारे हुए हैं।
हम अपने बार काउंसिल के, बार एसोसिएशन के उसके जरिए कराते हैं। बात यह है कि उसमें जब तक आपका अंगूठा वेरीफाई नहीं होगा, और अगर वो जो उसमें नहीं कर सकेगा, फिर वो चंद एक लोग जो बुजुर्ग होते हैं वो नहीं कर सकते, वो फिर फॉर्म देगा, वो भी उसका भी एक फॉर्म तरीकाकार है, उसके अंदर गड़बड़ आप कर नहीं सकते। सर बैठे आप इनके साथ, आप देखें अब आप एक सिस्टम ले आए, हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लाएं ये बिल लाएं जिसके जरिए, बात बिल की नहीं है सर, आपको बैठना पड़ेगा ना उसके लिए। सुन ले चौधरी साहब, नीयतों की खराबी है। अब मुझे बताएं, इस फॉर्म 45 में इसको इलेक्शन लॉ कहता है, इट इज द रिजल्ट, सेक्शन 90, 92, 95 ये कहता है, और कहा गया कि जो ही प्रेसिडिंग ऑफिसर ये बनाएगा साथ ही उसको भेज देगा ईएमएस सिस्टम में। ठीक है, अच्छा सुनो, लेकिन इसमें ना उनका कोई कसूर है ना इनका कोई कसूर। किसका कसूर है फिर? इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर कौन है? ट्रिब्यूनल पे जाए। तो भाई आज जो बेईमान और डाकाजनी के जरिए लोग बैठे हुए हैं, उनको क्यों बिठाया हुआ है? आपका ख्याल इन्होंने डाका डाला है? भाई सबने डाला है। सुन ले, तीनों पार्टियों ने डाला है ना। नंबर 1 पीएमएलएन, नंबर 2 एमक्यूएम, नंबर 3 पीपल्स पार्टी। हमारा इतराज है, आज भी आ जाए, ये बैठे हैं ना इख्तियार में, बनाए जुडिशल कमीशन, ले आए फॉर्म 45 की वेरिफिकेशन करा लें, जिसको जो हमने, बल्कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले जुमेरात को खान साहब से मिलके, हमने कहा आप इतराज करते हो ना कि केपीके में फिर कैसे जीत गए, केपी के सारे हल्के हम खोलने को तैयार हैं, आप आए फॉर्म 45। वैसे ये केपी के सारे हल्के खुलवा लें आप। आज इमरान खान साहब ने कहा 4 हल्के खुलवा लें, कोई ओन चौधरी साहब का उन्होंने कहा जी हल्का खुलवा लें, मियां नवाज साहब का हल्का उन्होंने कहा खुलवा लें, ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का उन्होंने कहा खुलवा लें, और एक और है शायद मेरा ख्याल है नूर आलम साहब का हल्का जो पेशावर के अंदर, तो 4 हल्के उन्होंने कहा जी खुलवा लें, तो खुलवा लें आप। देखिए वो खुलवाने का क्या, वो दरख्वास्त जाएगी और उसके थ्रू जो मामला, हमने भी दरख्वास्तें दी है, नहीं हमने दरख्वास्तें दी है ना, हमारे लोगों ने दरख्वास्त से सबसे ज्यादा पख्तूनख्वा में दी है। ये जो मियां नवाज शरीफ वाला चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन बन जाएगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं इस पर और नूर आलम ये मेरी याद रखिएगा जी, नहीं मैं समझ, मियां नवाज शरीफ का मानसरा वाला हल्का भी खुलवाए ना, फिर वहां पे भी फिर पता चलेगा किसने ठप्पे मारे, किसने क्या सारे। अब मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए मसला ये है, मैं बता दूं, ये हम फिर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे। अगर हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे ना, हम फिर यहीं खड़े होंगे जहां पहले खड़े थे। पहली तो बात यह है कि ईवीएम जो है, मेरा एरिया वो एक्सपर्टीज है, आईटी मैंने पीएचडी इसमें की हुई है, मैं साइबर सिक्योरिटी मेरा एरिया एक्सपर्टीज है, इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड डिलिब्रेशन हुई है। पार्लिमानी कमेटी के सेनेटर ताज हैदर उसके हेड थे, पीटीआई की पूरी नुमाइंदगी थी वहां पे। हमने इनके लगे हुए सिस्टम को बताया कि इस सिस्टम को ऐसे हैक करेंगे, मैंने उन्हें बताया कि मैं इस सिस्टम को आपको ऐसे हैक करके दिखाऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो पेपर बेस्ड सिस्टम है, ये ह्यूमन बेस्ड सिस्टम है, इसको हैक करना मुश्किल है। यानी 70 अरब रुपए को एक 10 रुपए की बाल पॉइंट में उठा करके 2 लगा के मेरी गुजारिश, मैं देखे ना अभी क्या करना पड़ा, मैं आपको बताता हूँ कि ये आसान क्यों है, ये भी आप सुन लें। फॉर्म 45 पूरे पाकिस्तान में आए 90,000 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने वो जहां आरओ के साथ वो उसको कोलेट किया, और उसके बाद में रिजल्ट पुट, यही है ना बेसिकली मसला। वो आया जहां फॉर्म 45 को टेम्पर किया गया एलिजेडली, जिसकी वजह से फॉर्म 47 चेंज हो गया, यही है ना बात। आप सारा दिन पोलिंग कराएं ईवीएम के ऊपर, जो पर्ची निकलती है रिजल्ट की, आपने सिर्फ उसकी ट्रांसमिशन में उसको चेंज करना है। आरओ भी नहीं आएगा बीच में, प्रिजाइडिंग अफसर भी नहीं आएगा बीच में, कोई लिस्ट भी नहीं आएगी बीच में। हमारा ख्याल था कि पुरानी टेक्नोलॉजी जबरदस्त है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी का ये नतीजा जर्मनी ने ईवीएम लगा के वापस पेपर बेस्ड सिस्टम पे गए, क्योंकि देखिए अमेरिका का पूरा उसको नतीजा देना चाहिए। नहीं देखिए, जो नतीजा मिल गया आपको, आपके सामने मैं आपको नतीजा फॉर्म 45 होता है, नतीजा इसको नतीजा कहते हैं, सेक्शन 90, 92, 95 ऑफ इलेक्शन एक्ट कहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखें मसला ये, इसको प्रॉब्लम ये है कि अगर नीयतें ठीक नहीं होंगी ना, तो वो ईवीएम शीवीएम कुछ नहीं करती आपका, कोई आपको आप इससे ज्यादा बुरा रिजल्ट आएगा। इसमें तो फिर ह्यूमन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी थी कि हर हल्के में जाके आपने जोर लगाना पड़ेगा, उधर तो आपको कोई जोर ही नहीं लगाना, आपने बटन प्रेस करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बटन प्रेस करेंगे रिजल्ट चेंज हो जाएगा। यानी 70 अरब को मेरी गुजारिश, एक 10 रुपए के बॉल पॉइंट, मेरी गुजारिश, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चीज की दाद दें आप, इनके पास इंतखाबी निशान नहीं था, 270 इंतखाबी निशानों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लड़ने के बाद ये जीते, और इनको फिर फॉर्म 45 पे हराया गया। तो ये देखें ना, कमाल तो है इनका। 47 पे हराया, 45 पे हम जीते। इसके ऊपर इनको जरूर दाद देता हूं कि इन्होंने मुख्तलिफ
सिंबल्स को बड़ी अच्छी तरह आवाम को समझा के और उस पर वोट पड़ना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल। और अब ये फॉर्म 45 भी लेके फिर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल देखिए, इनका हक है ये। मैं अगर किसी के साथ भी जाती हो, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि किसी के साथ जाती हो, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ भी नहीं होनी चाहिए। कमीशन बनना चाहिए। नहीं, कमीशन देखिए, मैं इनको एक फॉर्म दिखाता हूँ, एक फॉर्म आप सिर्फ आपके सामने सिर्फ एक सेकंड आप देख लें सर, एक सेकंड देख लें। ये 468 है ना, ये 1 मिनट, मैंने चौधरी साहब आपको भी भेजा है। अच्छा, तारिक फजल चौधरी का 468 है, जो अगले खाने में 168 रहने दिया, ये दोनों देख लें। आओ वो सर कैलकुलेशन में मार खा गए। मेरा ख्याल है वो बेईमानी आधी की आधी नहीं की सर। फॉर्म 45 डाउन, अब डाउन हो गया ना, तो ठीक हो जाएगी सर अगली बार। नहीं, आपकी ये कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। ये टेम्परिंग एक अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन की तरफ जाना है नाज भाई साहब, सोल्यूशन कैसे होगा? एक बात बस मैं एंड करूं, फिर आप जो नाज ने बात की वो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात थी। ज़ाहिर भुट्टो साहब बहुत बड़े हमारे मुल्क के लीडर थे, और उनके साथ जो ज्यादती की गई जो है वो हर पॉलिटिकल वर्कर के साथ ज्यादती की गई, पूरे अवाम के साथ ज्यादती की गई। तो उसके ऊपर जो है वो एक लैंडमार्क जजमेंट थी आज, और उसके ऊपर मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना वैसे आपकी क़यादत को माजरत करनी चाहिए आज के दिन। हमने चार्टर डेमोक्रेसी, क्योंकि नहीं उसमें कोई माजरत नहीं, चार्टर डेमोक्रेसी का जो रूह थी ना, मेरी गुजारिश सुन ले, वो ये बहुत सारी बातें दोनों तरफ थी, एक तरफ नहीं। आप देखें मियां नवाज साहब भुट्टो के मजार को निशाने इबरत बना रहे थे, आपको याद नहीं है? लेकिन बहुत सारी आपको आज मदद करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ थी ना। मैं देखें जावेद चौधरी साहब, चार्टर डेमोक्रेसी की रूह यही थी कि हम दोबारा से ये वाले काम नहीं करेंगे, यही थी ना बात। तो लेकिन मैं उसी को एक्सटेंड करके ये कह रहा हूँ कि आज लैंडमार्क जजमेंट थी और इनको मुबारकबाद। ठीक, मैं एक कमेंट मैं वापस आऊंगा ना साहब, ये फरमाइएगा सोल्यूशन क्या? जावेद चौधरी साहब देखें, आज शोएब शाहीन साहब को डेफिनेटली वो बता रहे हैं, फॉर्म्स भी लेकर आए हैं, दुखी नहीं, वो देखें एज अ पॉलिटिकल वर्कर और एज अ पर्सन जो खुद इलेक्शन में 2013 में लड़ी हूँ कराची से, तो मेरा भी तजुर्बा है इलेक्शन लड़ने का। शोएब शाहीन साहब ने इस दफ़ा लड़ाई, पहली दफ़ा, उनको भी तजुर्बा मिला। कचरा कुंडियों में से फॉर्म्स का मिलना, बोरियों में भरे हुए फॉर्म्स का मिलना, और यहाँ तक के नाले से यहाँ तक के आरोज जो है वो बैठकर कहा करते थे कि जी हम मजबूर हैं, हम क्या करें, फैसला कोई आया है, लेकिन अगला कैंडिडेट का प्रेशर इतना है कि हमारे बच्चों का पता आता, सब कुछ पता है, स्कूल्स का पता है। ये कैफियत थी, एक वक्त था 2013 में भी इलेक्शन में। ये शोएब शाहीन साहब आज कह रहे हैं मैंने तो 2013 में वो धांधली देखी थी होते हुए, लेकिन ये चीजें हमने प्रैक्टिकली देखी। फिर 2018 में 2024 का इलेक्शन बेहतर हुआ, 2018 में पहले से बेहतर हुआ नहीं, 2018 में भी धांधली हुई, जो अभी बात अफनान कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर 2024 में भी सियासी जमातें धांधली का रोना रो रहे हैं। लेकिन दो बातें मैं करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि ये जो धांधली का रोना हम रोते हैं और हम कहते हैं इलेक्शंस में, और सारी जमातें कहती हैं, कहा है सबसे बुरे इलेक्शन सारी जमातें कहती हैं, वो 2018 में भी ऐसे इलेक्शंस हुए थे, 2013 में सबसे बुरे ये हुआ है। नहीं देखिए, वो तो आप कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन हकायक ये है कि 35 पंचर की बात इन्होंने की थी 2013 में। उसके बाद 2018 में क्या हुकूमत में आए तो इलेक्शंस बहुत अच्छे हो गए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन बात यह है कि इन इलेक्शन के रिफॉर्म्स को कौन करेगा? ये पार्लियामेंट के अंदर बैठकर सियासी जमातों का काम होता है। लेकिन एक बात मुकम्मल कर लूं, मुझे बताइए, ये जो लाहौर में बिलावल भुट्टो साहब हारे हैं, वो वाकई हारे हैं? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ, हम कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो है, उनके नताइज कुछ और थे, वो रात तक जीत रहे थे, और उसके बाद रिजल्ट्स जो है 2-2 दिन बाद जब आते हैं तो सवाल पैदा होता है। और साहब जो है वो गलत जीते हैं। डेफिनेटली हम तो कह रहे हैं कि वो वज़ीर इत्तलात और नशियात बन रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो सीट हमारी है। हम लेकिन देखें, अगर हम उस जिद के ऊपर आकर बैठ जाएं, हम पूरे सिस्टम को चोक करें, हमारे पास फोरम्स हैं, हमारे पास इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, और हमारे पास कोर्ट्स के रास्ते हैं। हम बैठकर अगर टॉक शोज पे बैठकर हम अपना रोना रोएंगे, ठीक है, हम अपनी बात कर सकते हैं, ये हमारा हक है, लेकिन बात ये कि सही जो फोरम है उधर जाके दरवाजा खटखटा के, और पार्टी की पोजीशन यही है कि तारड़ साहब ने जीते। जावेद चौधरी साहब नहीं, देखिए हमारा व्यू है, ये हमारा ओपिनियन है, हम ये समझते हैं कि तीसरे नंबर पे है। लेकिन वो तीसरे क्या चौथे नंबर के ऊपर भी डाल दिया जाता है लोगों को। धांधली जब होती है तो तरीके वारदात बहुत कुछ होता है। आपको शोएब साहब के साथ बैठना चाहिए। नहीं, फर्क है। आपके चेयरमैन है, उनको हराया गया लाहौर में,
देखिए और हराया भी अता तारड़ साहब किससे? अता तारड़, देखिए अता तारड़ एक कैंडिडेट हैं। ऐसे कराची में तो हम 18 सीटों पे बोल रहे हैं कि एमकेएम ने जब कहा कि हमें इतनी सीटें मिल रही हैं और एन जितनी सीटें वो कहते हैं उतनी सीटें उनको मिलती है, तो क्वेश्चन अराइजेस एवरीवेयर। केपी में भी सवाल उठता है ना, केपी के अंदर इनकी हुकूमत है तो केपी में इलेक्शंस बड़े अच्छे हुए, लेकिन मसला ये है के अंदर इलेक्शन इनके पास फॉर्म 45 है, ये लेके आ रहे हैं, ये वहां तारड़ साहब के हल्के के भी इनके पास है, आपके पास क्यों नहीं है? आप सिस्टम को चोक नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज मेरे इलेक्शन जो है मेरे साथ धांधली हो गई है तो मैं नहीं मानता, मैं मैदान से बाहर आ रहा हूं। हमें पार्लियामेंट को आगे बढ़ाना है, हमें जमहूरियत को आगे बढ़ाना है। शेर साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक दिन आपको दे दिया, मखसूस सीटों पे हल्फ नहीं हो रहा, लेकिन कितनी देर तक आप इसको रेजिस्ट कर लेंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा पीएसएल में कराची किंग्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स पर फतह। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब, ये फरमाइएगा सर, ये सारी सूरत आपके सामने है, वहां से फिर आप पेशावर हाई कोर्ट चले गए, वहां पे मखसूस सीटों के खिलाफ आपने स्टे ऑर्डर ले लिया, एक दिन स्पीकर साहब हल्फ नहीं ले सकेंगे, कल फिर इसका कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, कहां कहां आप लड़ेंगे? देखिए, इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ ही हम लड़ रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ ही इमरान खान लड़ा है। हमारी वो विजन थी जो हम गए हैं। आज लोग हमारे लिए किस तरह उठे हैं आपको पता है। मेरा ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां मैं बैठा हूं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, पोलिंग स्टेशन था, वहां से मैं बड़ी लीड से जीता हूं। प्रेसिडेंसी के एम्प्लॉइज, प्राइम मिनिस्टर के एम्प्लॉइज, डिप्लोमेटिक एनक्लेव जहां सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, यहां मेरे पोलिंग एजेंट गिरफ्तार किए गए, आखिरी रात लोगों के घरों पे छापे मारे गए, पर्चे किए मेरे समेत, मेरे बहुत सारे लोगों के सपोर्टर्स पे। इस सब कुछ के बावजूद लोग निकले और लोगों ने इस तरह हमारा साथ दिया। ये तब्दीली थी, अवामी इनकलाब था। आप अवामी इनकलाब के रास्ते में रुकावटें जितनी पैदा करेंगे, मुझे दुख और अफसोस इस बात का है, ये देखें एक वोट नहीं होता। मैं आज भी मिलके आया हूं लोगों को, उनकी फीलिंग्स होती हैं उस वोट के साथ। वो आपके जिस कैंडिडेट के साथ खड़े होते हैं, हमसे ज्यादा वो जज्बाती होते हैं। आप उनकी फीलिंग्स, पूरी कौम की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। उसका क्या अंजाम होगा? उसका अंजाम होगा कि आपका मुल्क तबाह बर्बाद होगा। खुदा न खास्ता, आपका भी मुल्क है ये हमारा, हम सब का मुल्क है ना, और उस मुल्क को खुद तबाह करेंगे आप? नहीं, अल्लाह ना करे, हम क्यों करें? हम ये कह रहे हैं आप 60%, 70%, 80% आवाम के एक मैंडेट को और फीलिंग्स को उठा के डस्टबिन में फेंक दें। ये कोई निजाम इंसाफ है? इन्होंने नहीं, बेचारों ने फेंका, वो तो कह रहे हैं कि मैं नहीं लेता। ये तो मैंने ठप्पे लगाए हैं, इन्होंने को फॉर्म 45 जारी किया है, क्या इनके पास फॉर्म 45 नहीं है? नीचे मोहरें लगी हुई, इनका क्या? चौधरी साहब, इनके पास फॉर्म 45 नहीं है, इनकी आंखें खराब है। खुद तो इनकी बीवियां और बच्चे नहीं मानते कि आप जीते हुए हैं। नहीं, क्यों नहीं मानते? गवर्नमेंट नहीं मानते। वो सब गवर्नमेंट बनी हुई उनकी, और बीवी और बच्चे आके हल्फ बर्दारी की तकरीब में बैठे साहब, डाका डाल के एक डाकू, एक कच्चे का डाकू होता है जो मुंह छुपाता है और शर्म से पेश आता है। एक जो बंदा इस फ्रॉड के जरिए जीता होगा उसको डाकू नहीं कहेंगे, वो अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के नहीं आया होगा। रवैये के साथ आप आगे नहीं बढ़ होगी। इस रवैये के साथ आप शेर साहब आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे आपको नशे का मुजाहरा करना पड़ेगा। अफनान साहब, मुझे ये बताएं, मैं एक बात से एक कमेंट कर दूं, जो जुल्फकार भुट्टो के आज रेफरेंस में बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन क्या 45 साल हम भी इंतजार करेंगे? और क्या मुर्दा यजीद को तो गालियां देना आसान है, जिंदा यजीद के सामने खड़े होने के लिए सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाएगी? क्या जो कुछ हो रहा है आज लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद होता है, बर्बरियत हो रही है, चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है, जो पंजाब पुलिस जुल्म और बर्बरियत कर रही है वो कश्मीर में ही नहीं हो रहा, उनके खिलाफ कौन उठेगा? और इरफान साहब, ये पुराने इश्यूज हैं, लेकिन आज मरीम नवाज साहबा ने कहा कि जो एतवार को ये एहतजाज कर रहे हैं उसमें बड़ा आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अगर किसी आदमी ने कुछ ज्यादा गड़बड़ की तो वो तो बाकायदा धमकी दे रही है पाकिस्तान तहरीक। देखिए, अगर कोई भी कानून हाथ में लेगा तो फिर वो ज़ाहिर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एहतजाज पूरे सूबे को एहतजाज पूरा अमन तरीके से डेजिग्नेटेड जगहों पे परमिशन लेके एहतजाज करें, किसी ने भी नहीं रोका, उन्हें ना रोकेगा। लेकिन अगर कोई कहे कि हम फलाना बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, जलाओ घिराव करेंगे, हम एक सिक्योरिटी का जो है वो थ्रेट क्रिएट करेंगे, तो फिर ज़ाहिर कोई भी नहीं कर सकता ना। वो तो वो आपकी गवर्नमेंट को मान ही नहीं रहे, वो कहते हैं गवर्नमेंट। मैं इस मामले को थोड़ा सा देखिए, ये मसला सिर्फ ये है कि 2018 में ये सारा काम इन्होंने किया था। 53 सीटों के ऊपर पीटीआई के जो जीती है वो, उसमें रिजेक्टेड वोट जो थे वो ज्यादा थे, हमारा और इनका मार्जिन कम था। वो सारा यही हुआ था। मैं यही बता रहा हूं कि ये अभी पहली दफा नहीं हो रहा इस मुल्क में,
और ये अगर आखिरी दफा भी नहीं होगा, अगर हमारा ये रहा ना कंडक्ट कि हमें अपनी तकलीफ तो तकलीफ लगती है, दूसरे की तकलीफ हमें तकलीफ नहीं लगती। दिल बड़ा करके इसको सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन एक है, मैं आपको बता दूं, इसका सोल्यूशन ये है कि आप इलेक्शन एक्ट के ऊपर एक दफा हमसे कर लें बात। अगर आप लोग आरओज ब्यूरोक्रेट की जगह जजेस को लगवा लेते, जो आप पहले गलत तनकीद करते रहे कि जी आरओ इलेक्शन, उसकी वजह से जजों ने भी नहीं आए, वो अगर आए होते तो आज इतना मसला ना होता। देखिए ना, ब्यूरोक्रेट को तो आप देखिए सर, मसला ये है फॉलो करेगा उसको कि आपको 2/3 मेजॉरिटी के लिए 224 आपको चाहिए थे एमएनएस, अब 230 हो चुके हैं, आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है कौमी असेंबली के अंदर, आप इनके बगैर भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सकते हैं। हम कर सकते नहीं, वो तो सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्टोरल रिफॉर्म हो जाती है। वो तो इनको मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमें इनका वोट चाहिए, नहीं, वो बाकायदा आइन के अंदर तरमीम कर सकते हैं आप, आइन में तरमीम भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन एक्ट तो आप सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं। इलेक्शन एक्ट देखें इस वक्त है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं, आप बाकायदा आइन के अंदर तरमीम करें। ईवीएम वाली जो थी इनकी अमेंडमेंट, वो नहीं चल सकी इसलिए क्योंकि इन्होंने हमें ऑन बोर्ड नहीं किया, पीपल पार्टी को नहीं किया। हम चाहते हैं, मैं अभी इस प्रोग्राम के उससे कह रहा हूं कि हमारे साथ बैठ के बात करें और जो मसले मसाइल हैं उनको हल करें। वो आपको मानते नहीं तो बैठेंगे कैसे आप? तो फिर तो हमने भी 2018 वाला सहा था ना, इससे ज्यादा सहा था हमने। हमारे, मैं आपको 53 सीटें पंजाब की बता रहा हूं जो जिन पर रिजल्ट चेंज हुआ था। वैसे दो ही ऑप्शन है, या बर्दाश्त करें या फिर साथ बैठे। नहीं, मुफाहमत 18 की जो ये बात करें, पहली बात तो यह है कि कितने फॉर्म 45 ये लेकर आए थे? मेरे पास सारे बड़े हैं, सारे बड़े 30 हजार लेके फिर रहे थे वो सारे वोट्स में उड़ लेके। जाती केस को नहीं डिस्कस करता, मगर मुझे इससे आगे आए, कितने आपने यहां आकर के एहतजाज किए? किसी एक एहतजाज पे इस तरह जुल्म हुआ था, तशद्दुद हुआ था, जिस तरह आप लोगों ने किया है पिछले हफ्ते? हमारे इनका वो लीडर छोड़ा ही नहीं था आपने, सारे जेल के अंदर थे, शहीद तो एहतजाज कैसे करना था ना? करप्शन में कहा, सारे के सारे घर डिपार्टमेंट मैंने और आपने खरीदे हुए, राणा सनाउल्लाह साहब करप्शन में, मेरे और आपके इवन फील्ड, शाहिद खान अब्बासी जो है करप्शन के अंदर गिरफ्तार हुए थे, मिफ्ता इस्माइल करप्शन में गिरफ्तार हुए थे, एहसन इकबाल करप्शन में गिरफ्तार हुए थे, ख्वाजा आसिफ करप्शन में गिरफ्तार हुए थे। किसमें हुए थे? 190 मिलियन बताएं। आज आपने 203 मुकदमात आपने बनाए हुए खान साहब के खिलाफ, उसमें से कितने हैं? किसने? उन्होंने कहां बनाए? सारे इन्होंने ही बनाए, इनके सारे जमाने में बने, सारा पीडीएम के जमाने में बने, वो किसने नहीं बनाए? इन्होंने ही बनाए ना। और मैं एक बात बता दूं, जो जुल्म का निजाम इन्होंने कायम कर रखा है, इस तरीके से ना हुकूमत चल सकती है, ना मईशत बेहतर हो सकती है, ना सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, ना इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और इनका एक बात बता दूं, आज मेरे बात लिख लेना, जिस तरीके से ये चला रहे हैं, इनका वजूद खत्म हो जाएगा। किनका? मुस्पीएमएल का स्पेशली, जो जिस पिछले हफ्ते मैं बताता हूं, पिछले हफ्ते एक बच्चा शहीद कर दिया हमारा, एक पार्टी का बच जाएगा वजूद, पीपल्स पार्टी भी खत्म हो जाएगी, पीपल्स पार्टी का भी खात्मा हो जाएगा। कैसे? ना वो सिंध में नजर आएंगे, ना ये पंजाब में नजर आएंगे। और ये एक बात, ये अंदाज जो हुक्मरानी जिस तरह ये चला रहे हैं, पिछले हफ्ते एक बंदा हमारा शहीद कर दिया, एक बंदे को पुलिस उठा के ले गई, मार मार के उसको कौमा में आईसीयू में फेंक के चले गए। अल्लाह ने उसको जिंदगी दी, वो बच गया। लेकिन ये तरीका है जो कुछ इन्होंने आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इनके खिलाफ इतनी नफरत है। ये जो गवर्नमेंट है ना, अल्टीमेटली वो कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज को दफन कर देगी। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़ साहबा, मसला ये है कि ये जो आपने गवर्नमेंट बना ली है, ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल गवर्नमेंट है, और ये ना हो कि इस गवर्नमेंट के एंड पे दोनों पार्टीज गायब हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल? देखें, अभी मुझे हैरत और ताज्जुब हो रही है ये बातें सुनकर। ये जो नफरत की बात कर रहे हैं, मुल्क में ये हो जाएगा, तहलका हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएंगे, वो भी उड़ जाएंगे, सारे फारिग हो जाएंगे। बस वो मैं खुद घबरा रही हूँ देखकर। मैं तो हैरान हो गई शोएब शाहीन साहब की जो है तबसरे सुनकर। वैसे मैं डेफिनेटली एज अ पॉलिटिकल वर्कर आई रिस्पेक्ट एवरी किताब होती थी मौत का मंजर, उर्फ मरने के बाद क्या हो। बस वो इमरान सीरीज सुनी थी आपने, तो एक वो भी थी। अच्छा, अब बात यह है कि आप बोले पाकिस्तान को श्रीलंका बना देंगे, आप IMF को खत लिखें, आप जो है वो बोले कि एटम बम गिरा दो इसके ऊपर, मुल्क के ऊपर। आप कौन लोग हैं? तुसी कौन हो? सानू भी दसो। आप अवाम है? नो, अवाम के नुमाइंदे हैं, 80% अवाम ने हमें हक के हुक्मरानी दिए। वो 180 लेके फिर रहे हैं, वो कहते हैं 180 हमारी सीटें हैं, 35 में अप्लाई किया उन्होंने। जावेद चौधरी साहब, मेरी बात मुकम्मल होने दें। आप कहीं पर आए में, आप कहीं पर साइफर लहरा के बोले हो जी साइफर है, अमरीकी साजिश है, फिर आप अमरीका से कहें नहीं जी IMF, पहले आप यहाँ पे ऑडिट करवाएं इलेक्शन का, फिर आप पैसा दें। मतलब आप एक तरफ खुद कह रहे हैं अमरीकी साजिश हुई, फिर आप अमरीका के कंधों पे चढ़ के आप कहते हैं कि जी मुझे बचाओ, मुझे
बचाओ। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? फिर दूसरी बात देखिए, जो लोगों की 9 मई के हवाले से गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या हम भूल जाएं कि जिस तरह शोधा की यादगारों मान लिया उन्होंने कहा जी कोर कमांडर्स की मीटिंग में जो फैसला हुआ वो ठीक है। देखिए शोधा की यादगारों के मुझे बात मुकम्मल करने दें प्लीज। शोधा की यादगारों के ऊपर आपने हमला किया, आपने आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया, आप जीएचक्यू पे धावा बोल रहे, आपने कोर कमांडर के घर पे जाके हमला किया और उसके बाद आपकी बाकायदा वीडियो फुटेजेस आप बना के मुल्क के अंदर आपने एक सर्कस नुमा अपने रवैया लेकिन उनमें से कई लोगों की जमानतें हो चुकी हैं। देखिए जो कानून को अपने हाथ में लेंगे, और बड़ी बात मैं आपको बताऊं जावेद चौधरी साहब, जो दुश्मन की जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं तोते की तरह, वो बात जो पाकिस्तान में 70-75 सालों में कभी किसी ने जुर्रत नहीं की कहने की अपने मुल्क के खिलाफ आप ऐसे रवैया अपनाएंगे। आप अवाम को, आप मुल्क में खाना जंगी पैदा कर रहे थे, आप अवाम को फौज के सामने ला के मुखालिफत में खड़ा कर रहे थे। आप वही हैं जिसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया। बीवी शहीद ने और पीएमएलएन ने मिलकर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई उसमें यही था कि सियासतदान जमहूरियत को, लेकिन आपने धरना डाल के अंपायर की उंगली का इशारा किया, तो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अब मैं आपको बता देता हूं जवाब। मुझे बता दें, जितनी लंबी बहस इन्होंने फरमाई है, ये लंबी बहस हमने 9 महीने 10 महीने सुनी है। उसका अंजाम क्या हुआ वो आप सुनाते हैं। सुने ना, उसका अंजाम ये हुआ कि 8 फरवरी को पूरी कौम हमारे साथ खड़ी थी, हम 3/4 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीते हैं। वोट आपने लिया, इसमें कोई वो वोट क्यों दिया? अगर आवाम हमारे साथ नहीं खड़ी, हमारे जीते हुए 35 भाई हमारे वो लोग हैं जिसको पब्लिक ने इनके इस ड्रामे को खत्म कर दिया। हमने क्या कहा था? पहले दिन कहा था जुडिशियल कमीशन बनाओ, क्यों नहीं बनाया आपने? आपने उठा करके इसको इस्तेमाल किया पुलिस के हाथों में कि जिसको चाहो उठा लो, जिसको चाहो घर में घुस जाओ, जिस बच्ची के साथ चाहो रेप कर लो, ज्यादतियां करो। इल्जामात लगे ना, लोगों को चादर हुई, लोगों को उठाया, पार्टियां तब्दील कराई, किंग्स पार्टियां बनाई, बच्चों को शहीद किया, बच्चों को मारा। बात यह है कि ये बनते भी यही हुआ था। बात यह है कि बाकी पार्टियों के साथ यही किया था ना। कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाओ, आज भी बना देना, उसका जुडिशियल कमीशन बनवा लेते हैं 2018 का। देखें मॉडल टाउन में क्या हुआ, आज तक वो लोग फिर रहे हैं। उस वक्त शेर साहब पार्टी में नहीं थे, नहीं तो बना देते ये। चलिए तो पहले दिन से कहता हूं मैं किसी के साथ जाती नहीं, कोई भी जाती करे आप, लेकिन रियासत सीटों का पैदा करे। एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसको फरिश्ता बना देते हैं। आईजी ने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज चल रही है भाई, सारे टेलीविजन शोज का मतलब है पार्टी छुड़वा दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी से आज वैसे अजीब सा हल्फ हुआ है पेशावर में, आज बड़ा अजीब हल्फ हुआ है कि जो वजीर बन रहे थे उन्होंने सबसे पहले इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए आप खड़े होके, फिर उन्होंने एक तस्वीर रखी हुई थी इमरान खान साहब की, उसके बाद उन्होंने हल्फ लिया। तो जब आप इस तरह करें होता है भाई किसी चीज का, मुझे किसका वोट मिला? इमरान खान का वोट मिला। लेकिन मैं 180 सीटों का हल कर दूं, 180 पे हुकूमत बन जानी थी, तो इन्होंने, इनके लोगों ने 180 करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये 180 वाली कहानी क्या है? मतलब कि देखो ना, जमीन पे भी होना चाहिए ना। 17 सीटें आपने नेशनल असेंबली की पंजाब में आपने कहा है कि इधर धांधली हुई है। अगर फर्ज करें सारी आपको मिल जाए, 17 की 17 आप ठीक कह रहे हैं आपको वो मिल जाए, 18 आपको एमकेएम वाली भी मिल जाए, हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो फिर भी 180 नहीं बनते, किसी सूरत नहीं बनते। तो अब बात ये को 12 बजे तक का मीडिया का रिजल्ट उठा ले, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं मिलने गया उस रिजल्ट उठा ले। मीडिया को इलेक्शन कमिश्नर पर फोकियत देते हैं। हम कहते हैं इसका इस फॉर्म 45 का आप मसला हल हो जाता है। आपके 234 से काम आप बाहर वालों को कह रहे हैं आप मुल्क के मसले सुधारो। जब ये कहा गया कि तब्दीली का साल था, याद है ना आपको, कहा गया, तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। जब हमारे लोग महकमा ज़राअत तोड़ के इनकी पार्टी में जमा करा रहा था, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। जब 2018 में हमारी सारी लीडरशिप अंदर कर दी, हम फॉर्म 45 लेके ख्वार हो रहे थे, तो ये हमें कहते थे कि बड़ा अच्छा हुआ इनके साथ। गिरजी के नाले से उनके वोट निकले, गिरजी के नाले से वोट निकले, थैले उठा रहे। आज तक मुझे बताएं कोई फॉर्म 45 लेकर आए, आज भी ले आए सर, वोट है उनके पास। साकिब निसार ने पाबंदी लगा दी, आज भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर रीकाउंट तक नहीं होगा।
तो यार ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखें जुल्म अगर आपके साथ हो तो जुल्म है, जुल्म हमारे साथ हो तो जुल्म है, जुल्म तो जुल्म है ना। IMF के ऊपर को बात करें, देखें IMF के जरिए क्या होना था, हमने जो मजाक सर वर्ल्ड बैंक को शामिल सुन लेना सर आलमी अदालत को बुला सर सुन लें, हमने कहा था फ्री फेयर इलेक्शंस अगर नहीं होंगे उसका नुकसान क्या होना है। 12 रुपए से 70 रुपए बिजली का यूनिट ले गए हैं, ये 170 रुपए पहुंचाएंगे। $18 बिलियन जो मुफ्त बदमाशिया को मुराद दे रहे हैं वो उन्होंने कम नहीं करनी, हमने तो रिफॉर्म्स करनी थी और पब्लिक सपोर्ट के बगैर रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। मुझे बताएं कौन इंडस्ट्री लगाएगा 25% सूद के साथ, कौन इंडस्ट्री लगाएगा इस महंगी बिजली और गैस के साथ। हमने कहा कि जो रिफॉर्म्स, अच्छा इन्वेस्टमेंट के बगैर कैसे आप मुल्क को लेके चलेंगे, और सियासी इस्तेहकाम के बगैर आपकी चीजें सस्ती वहां पे। देखिए सियासी इस्तेहकाम बिल्कुल वो करेगा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम कभी आ सकता है। जो जीते हुए लोग हैं उनको आप हरा देते हैं, तो आप 22 करोड़ अवाम को तकलीफ पहुंचा के इनको अगर खुशी मिलती है IMF के पास, आप मुझे बताइए कि असद उमर ने नहीं कहा था कि 6 महीने डिले करके मैंने नुकसान किया, खत नहीं किया, सिर्फ मीडिया को रिलीज किया नहीं तो के पास ही पहुंचा। लेकिन आप वो सोच देखें ना, आप उस सोच को देखें कि क्या सोच है, IMF के साथ डील करके आप लोगों के ऊपर जुल्म डालना चाहते हैं। आपने खुद सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।